नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल इंडियन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम अपील का द्वितीय भाग लेकर आपके सामने हाजिर हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम अपील की प्रक्रिया, अपीलीय न्यायालयों की शक्तियां व अपीलों का उपशमन संबंधित विषयों पर बात करेंगे, जो धारा 381 से 394 में वर्णित है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लॉ रिलेटेड नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। अपील पेश करने का तरीका। धारा 382 के अनुसार जो व्यक्ति अपील करना चाहता है वह स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपील कर सकता है और निर्णय या आदेश की प्रमाणित प्रति लगाएगा। अगर अपील न्यायालय ने अपील की इजाज़त दे दी है तो प्रतिलिपि लगाने की जरूरत नहीं होती है। धारा 383 के अनुसार यदि अपीलार्थी जेल में है तो वह अपनी अपील जेल के बाहर साधक अधिकारी को दे सकता है और जेल का बाहर साधक अधिकारी अपील न्यायालय को अपील भेज देगा। जिस दिन वह बाहर साधक अधिकारी को अपील देगा उस दिन से अपील का आवेदन मान लिया जाएगा। इसको जेल अपील भी कहा जाता है। अपील की सुनवाई। धारा 384 अपील न्यायालय की अर्जी के साथ में भेजे गए आदेश व निर्णय की कॉपी पर विचार करेगा। यदि वह समझता है कि इसमें कोई सही कारण नहीं है तो वह अपील को संक्षिप्तता खारिज करेगा और खारिज करने से पूर्व वह अपीलार्थी या उसके अधिवक्ता को सुनने जाने का अवसर प्रदान करेगा। यदि अपीलार्थी ने जेल से अपील किया है तो वह निम्न स्थिति में उसे बुलाकर सुनने की आवश्यकता नहीं होगी: जब अपील तुच्छ हो या जब उसे न्यायालय में पेश करने में अत्यधिक असुविधा हो। यदि संक्षिप्त अपील खारिज करने वाला न्यायालय सेशन या न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय है तो वह इसके कारण अभिलिखित करेगा। रघुनाथ बनाम महाराष्ट्र राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने माना कि जिसमें कारावास का दंड दिया जा सकता है उस अपील को संक्षिप्तता खारिज नहीं किया जाना चाहिए। यदि अपील न्यायालय अपील को संक्षिप्तता खारिज नहीं करता है तो वह उस समय व स्थान की जब वह ऐसी अपील सुनी जानी है सूचना देगा। अपीलार्थी या उसके वकील को, ऐसे अधिकारी को जिसे राज्य सरकार ने इस कार्य के लिए नियुक्त किया है, परिवादी को, यदि परिवार पर संस्थित मामले में दोष सिद्ध के निर्णय के विरुद्ध अपील की गई है। यदि अपील अपर्याप्त दंड व दोष मुक्ति के आधार पर दी गई है तो अभियुक्त को अतिरिक्त साक्ष्य लेना। धारा 391 यदि अपील न्यायालय को यह राय है कि मामले में अतिरिक्त साक्ष्य लेने की आवश्यकता है तो वह कारण लिखते हुए अतिरिक्त साक्ष्य लेने का आदेश दे सकता है। अतिरिक्त साक्ष्य वह स्वयं अपने न्यायालय में ले सकता है या अपने किसी अधीनस्थ न्यायालय को साक्ष्य लेने के लिए निर्देश दे सकता है। उच्च न्यायालय ऐसा आदेश सेशन न्यायालय या मजिस्ट्रेट को दे सकता है। अभियुक्त या उसके अधिवक्ता को अतिरिक्त साक्ष्य लेते समय उपस्थित रहने का अधिकार है, इसीलिए साक्ष्य आरंभ करने से पहले उसे सूचना दी जानी चाहिए। साक्ष्य उसी प्रकार लिया जाएगा जैसे जांच के दौरान लिया जाता है। गुजरात राज्य बनाम मोहनलाल के बाद में कहा गया कि जहां विशेषज्ञ की रिपोर्ट दाखिल की गई है वहां उसको औपचारिक रूप से सिद्ध करने के लिए अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने की अनुमति दी जा सकती है। जाहिरा हबीबुल्ला एच शेख बनाम गुजरात राज्य बेस्ट बेकरी कांड में इस वाद में अपील न्यायालय ने अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने की अनुमति दी थी। अपील न्यायालय की शक्तियां। धारा 386 यदि अपील न्यायालय यह समझता है कि अपील में कोई आधार नहीं है तो अपील को खारिज कर सकता है अथवा दोषमुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील में आदेश को पलट सकता है और निर्देश दे सकता है कि इसके अतिरिक्त जांच की जाए तथा मामला पुनः विचारण के लिए भेज सकता है या दोषी ठहराकर उचित दंड दे सकता है। दोष सिद्ध के आदेश के विरुद्ध अपील में वह विचारण न्यायालय के आदेश को पलट अभियुक्त को दोषमुक्त या उन्मोचित कर सकता है या दंड को कायम रखते हुए निष्कर्ष में परिवर्तन कर सकता है। दंड के स्वरूप या परिणाम में परिवर्तन कर सकता है, परंतु इस प्रकार नहीं कर सकता कि दंड में वृद्धि हो जाए। दंड में वृद्धि के लिए अपील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील में जो शक्तियों का प्रयोग अपीलीय न्यायालय करता है उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा, लेकिन अपील न्यायालय उसे ज़्यादा दंड नहीं दे सकता जो विचारण न्यायालय उस पक्षकार के लिए दे सकता है। किसी अन्य आदेश के विरुद्ध अपील में ऐसे आदेश को पलट सकता है या परिवर्तन कर सकता है। कोई संशोधन या प्रामाणिक या अनुषंगिक आदेश जो न्याय संगत हो, उचित हो, दे सकता है। अधीनस्थ अपील न्यायालय के निर्णय। धारा 387 आरंभिक अधिकारिता वाले दंड न्यायालय के निर्णय के बारे में अध्याय 27 में अंतर्विष्ट नियम जहां तक साध्य हो सेशन या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के अपील में दिए गए निर्णयों को लागू होगा, परंतु निर्णय दिया जाना सुनाने के लिए अभियुक्त को ना तो लाया जाएगा और न उसे हाजिर होने की अपेक्षा की जाएगी जब तक अपील न्यायालय अन्यथा निर्देश न दे। अपील में उच्च न्यायालय के आदेश को प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना। धारा 388 इस धारा में उपबंधित है कि उच्च न्यायालय अपील में दिए गए अपने निर्णय या आदेश को प्रमाणित करके उस अधीनस्थ न्यायालय को भेजेगा जिसके निष्कर्ष, आदेश या निर्णय के विरुद्ध अपील की गई थी।
अपील लंबित रहने तक दंडादेश का निलंबन, अपीलार्थी का जमानत पर छोड़ा जाना। धारा 379। इस धारा में उपबंधित है कि अपील लंबित रहने तक दंडादेश को निलंबित रखते हुए अपीलार्थी को जमानत पर छोड़ा जाएगा। उपधारा 1 के अधीन इस शक्ति का प्रयोग केवल अपीलीय न्यायालय ही कर सकता है तथा इस धारा के भावबोध में अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय नहीं है। उपधारा 1 के परंतुक के अनुसार अपीलीय न्यायालय ऐसे दोषसिद्ध व्यक्ति को जो मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अन्यून अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, जमानत पर या उसे अपने बंधपत्र पर छोड़ने से पूर्व लोक अभियोजक को ऐसे छोड़ने के विरुद्ध लिखित में कारण दर्शाने का अवसर देगा। परंतु यह और है कि ऐसे मामलों में जहां दोष सिद्ध व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जाता है वहां लोक अभियोजक जमानत रद्द किए जाने के लिए आवेदन फाइल कर सकेगा। इस धारा के अधीन दोषसिद्ध के बाद अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने की अपीलीय न्यायालय की शक्ति यद्यपि न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करती है, फिर भी वह अध्याय 33 में वर्णित दोषसिद्ध के पूर्व जमानत पर छोड़े जाने जितनी विस्तृत नहीं है। दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील में अभियुक्त की गिरफ्तारी। धारा 390। जब धारा 378 के अधीन अपील पेश की जाती है तो उच्च न्यायालय वारंट जारी कर सकता है और यह निर्देश दे सकता है कि अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाए और उसके या उसके किसी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लाया जाए और वह न्यायालय जिसके समक्ष अभियुक्त लाया जाता है अपील का निपटारा होने तक उसे कारागार में सुपुर्द कर देगा या उसकी जमानत ले सकता है। विचारण के निर्णय के बाद अपील करने में समय लगता है। जहां दोनों न्यायालय एक ही स्थान पर हों वहां अधिक कठिनाई नहीं होती है, फिर भी थोड़ा बहुत समय अपील में लग ही जाता है। वहीं जहां अपील न्यायालय किसी दूर स्थान पर है वहां अपील करके जमानत का आदेश लाने में काफ़ी समय लगता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए विचारण न्यायालय को उस समय तक जब तक अपील हो सके जमानत देने की शक्ति प्राप्त है। पुरानी संहिता में यह केवल जमानती अपराधों के लिए था, परंतु वर्तमान समय में इसके क्षेत्र को विस्तृत कर दिया गया है, जो चुमनी चेट्टियार रामकृष्ण चेट्टियार बनाम केरल राज्य 1988 के बाद में अवधारित किया गया कि इससे पहले कि अपील न्यायालय किसी अपीलार्थी को जमानत पर छोड़ने का आदेश दे, अपील विचारणार्थ स्वीकार कर लेनी चाहिए। यदि अपील देर से फाइल की गई है तो जब तक देरी को माफ़ करने के आवेदन का निपटारा नहीं हो जाता है तब तक जमानत पर छोड़ने का आदेश देना न्यायोचित नहीं है। हरभजन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1977। जमानत देते समय अपील न्यायालय को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपील सुनवाई कितने समय बाद होगी। यदि अपील की सुनवाई में इतना समय लगने की संभावना हो कि अपीलार्थी को मिलने वाले दंड का अधिकांश भाग उसे भुगतना पड़ जाए तो वह उसके साथ बड़ा अन्याय होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। जहां अपील न्यायालय के न्यायाधीश राय के बारे में सामान्य रूप से विभाजित हों वहां प्रक्रिया। धारा 392। इस धारा के अनुसार जब अपीलीय न्यायालय के न्यायाधीशों की राय सामान्य रूप से विभाजित हो तो अपील उस न्यायाधीशों की राय के साथ किसी तीसरे न्यायाधीश के समक्ष रखी जाएगी तथा ऐसा न्यायाधीश समुचित सुनवाई के बाद अपनी राय देगा जो उस मामले का निर्णय होगा। परंतु यदि तीसरा न्यायाधीश चाहे तो मामले को बृहद खंडपीठ द्वारा निपटाए जा सकने की राय दे सकता है। तब वह अपील बृहद खंडपीठ द्वारा पुनः सुनी जाएगी और विनिश्चित की जाएगी। अपील पर आदेशों और निर्णयों का अंतिम होना। धारा 393। अपील में अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णय या आदेश धारा 377, धारा 378, धारा 384 की उपधारा 4 या अध्याय 30 में उपबंधित दशाओं के सिवाय अंतिम होंगे। परंतु किसी मामले में दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील का अंतिम निपटारा हो जाने पर भी अपील न्यायालय धारा 378 के अधीन दोषमुक्ति के विरुद्ध किसी मामले से पैदा होने वाली अपील को अथवा धारा 377 के अधीन दंडादेश में वृद्धि के लिए उसी मामले में पैदा होने वाली अपील को सुन सकता है और मेरिट के आधार पर उसका निपटारा कर सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपील में अपील न्यायालय ने जो आदेश या निर्णय दिया है वह नीचे बताई गई दशाओं को छोड़कर अंतिम होगा। पुनर्वलोकन द्वारा पुनर्वलोकन की शक्ति न्यायालयों की धारा 362 के अनुसार इतनी है कि वह लिपिकीय या गणितीय भूल सुधार सकते हैं। पुनर्वलोकन द्वारा पुनर्वलोकन की शक्ति न्यायालयों को धारा 362 के अनुसार इतनी ही है कि वे क्लरिकल मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं। धारा 377 के अधीन अपील। इस धारा के अंतर्गत दंड के अपर्याप्तता के विरुद्ध अपील की जा सकती है। वैसे यह धारा केवल विचारण न्यायालयों के दंडादेशों के विरुद्ध लागू होती है। अपील न्यायालय के दंडादेशों के विरुद्ध अपर्याप्त दंड के कारण अपील नहीं की जा सकती है। धारा 378 के अधीन अपील। इसके अनुसार अपील न्यायालय के दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। जेल अपील खारिज होने पर नियमित अपील की सुनवाई। कभी कभी कोई अपराधी जेल के बाहर साधक अधिकारी द्वारा तथा अधिवक्ता द्वारा नियमित अपील कर देता है। तब यदि जेल अपील संक्षेपता खारिज भी हो गई हो तब भी यदि अपील न्यायालय न्यायहित में उचित समझे तो नियमित अपील पर विचार कर सकता है।
पुनरीक्षण द्वारा अध्याय 30 में सेशन या उच्च न्यायालय को अधीनस्थ दंडिक न्यायालयों के आदेशों के और निर्णयों के विरुद्ध पुनरीक्षण करके उचित आदेश देने की शक्ति मिली हुई है। इसीलिए अपील न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध पुनरीक्षण की कार्रवाई सेशन या उच्च न्यायालय में हो सकती है। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के आदेशों के विरुद्ध अपील केवल सहायक सेशन न्यायाधीश और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ही सुन सकते हैं। इसीलिए इनके अपील आदेशों के विरुद्ध पुनरीक्षण सेशन न्यायालय में हो सकता है, किसी अन्य उच्च न्यायालय में नहीं हो सकता है। बाहिर सिंह बनाम पंजाब राज्य 1981 के वाद में यह मत व्यक्त किया गया कि जब अपील का निर्णय अंतिम हो जाता है तब वह अभियुक्त पर अबाध्यकर होगा। वह उसकी वैधता को बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट फाइल करके ही चुनौती दे सकता है। अपीलों का उपशमन धारा 394। यदि अभियुक्त या अपीलार्थी की मृत्यु हो जाती है तो यह प्रश्न उठता है कि क्या उसके विरुद्ध की गई अपील या उसके द्वारा फाइल की गई अपील समाप्त हो जाएगी। धारा 377-378 के अधीन अपील के मामले में अभियुक्त की मृत्यु हो जाने की दशा में अपील का अंतिम रूप से उपशमन हो जाएगा। इसी प्रकार अध्याय 29 के अधीन जुर्माने के दंड के विरुद्ध की गई अपील के सिवाय प्रत्येक अन्य अपील में अपीलार्थी की मृत्यु हो जाने पर अपील का अंतिम रूप से उपशमन हो जाएगा। परंतु यदि अपील मृत्यु दंड या आजीवन कारावास के दंड के विरुद्ध की गई है और उसके लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई भी निकट नातेदार उसकी मृत्यु के 30 दिन के अंदर अपील जारी करने की अनुमति हेतु आवेदन कर सकता है तथा यदि इस प्रकार के आवेदन पर अपील की अनुमति दे दी जाती है तो अपील का उपशमन नहीं होगा। लालू जैक बनाम राज्य 1962 के वाद में यह कहा गया कि अपीलार्थी अभियुक्त अनेक हों तथा अपील लंबित रहने की अवधि में उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाए तो ऐसी दशा में अपील का उपशमन केवल मृतक अपीलार्थी के प्रति ही होगा, न कि अन्य सभी के प्रति। श्रीमती शशि बाबू बनाम गोप बंधु 1983 के वाद में अवधारित किया गया कि प्रतिवादी अपीलार्थी की मृत्यु के कारण अपील उपशमित नहीं होगी। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।